सो इस तरीके से लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम 3 को हम देख सकते हैं। तो जब इंट्रोडक्शन की बात करेंगे तो हम लोग ने पहले ही देखा था कि सिंपलेक्स मेथड जो है वो वेरिएबल्स है या नंबर ऑफ कंस्ट्रेंट्स जहाँ पे ज़्यादा होते हैं तभी हम लोग सिंपलेक्स मेथड का इस्तेमाल करते हैं। It becomes difficult to visualize the feasible region and construct graph. In such cases, an efficient competition procedure is needed to solve for the class of LPPs. One such procedure is simplex method. जब हम graphical method से या formulation method से सॉल्व नहीं कर सकते या डिफिकल्ट हो जाता है हमारा जो feasible region है उसको विजुअलाइज करने में, तब जाके हम सिंप्लेक्स मेथड का इस्तेमाल करते हैं। Simplex method is developed by George B. Dadzing in 1947. It is an alternative and an efficient method to solve LPP. तो simplex method develop किया है जॉर्ज बी डैट्जिंग ने 1947। इजी है याद रखने के लिए बिकॉज 1947 में हमें आज़ादी मिली थी। इट इज़ एन अल्टरनेटिव एंड एन एफिशिएंट मेथड टू सॉल्व एलपीपी। एक अल्टरनेटिव है और एलपीपी सॉल्व करने के लिए हमारे पास एक एफिशिएंट मेथड है। सिंप्लेक्स मेथड एक एल्जेब्रिक प्रोसीजर है जो फिजिबल एक्सट्रीम पॉइंट ऑफ सिंप्लेक्स से नॉर्मली जो ओरिजिन है या सिस्टमैटिकली जो मूव करता है वन फिजिबल एक्सट्रीम पॉइंट टू अनदर, जब तक हमें ऑप्टिमम एक्सट्रीम पॉइंट नहीं मिलता तब तक वो हमारे लिए आइटरेशंस करते रहेंगे, यानी हमारे लिए वो टैबुलर फॉर्मेट जो है वो बनाते रहेंगे। सो बेसिकली ज़्यादा कुछ है नहीं, ये एल्जेब्रिक प्रोसेस है और फिजिबल जो सॉल्यूशन है या फिर ऑप्टिमम सॉल्यूशन है, फ्रॉम वन ऑप्टिमम सॉल्यूशन टू द एक्सट्रीम पॉइंट ऑफ ऑप्टिमम सॉल्यूशन हमें वो बताते रहते हैं। अब टर्मिनोलॉजीज दिए हैं इन्होंने कुछ, सबसे पहले कहा है एल्गोरिथम। अब एल्गोरिथम इज नथिंग बट अ प्रोसेस और सेट ऑफ रूल्स टू बी फॉलोड इन कैलकुलेशन और अदर प्रॉब्लम सॉल्विंग ऑपरेशंस स्पेशली बाय कंप्यूटर। नॉर्मली ये कंप्यूटर से होता है। और सिंप्लेक्स मेथड का मतलब है कि इट इज अ पॉपुलर एल्गोरिथम फॉर लीनियर प्रोग्राम which starts with zero value of decision variable. It evaluates solutions, brings some effect changes to improve value of the objective functions, and then continues doing so till an optimum or optimal solution is obtained. So simplex method का एक ही काम है, decision variable लेना, उसे evaluate करना और effects को changes देना ताकि हमारे जो ऑब्जेक्टिव फंक्शन है वो कंटिन्यूसली हमारे लिए ऑप्टिमल सॉल्यूशन जो है वो ऑप्टेन करते रहे। सिंपल टेबल है, टेबल जो हमें मदद करता है हमारा जो कैलकुलेशन का ट्रैक है उसमें हम सिस्टमैटिकली सिंप्लेक्स प्रोसीजर के साथ आगे बढ़ते जाए और वो टेबल रिवीजन होते जाएगा जैसे जैसे नए नए इनपुट्स हमें मिलते जाएंगे। अब बेसिस यहाँ पे दिए गए हैं 3 बेसिस, ठीक है। सो नॉन बेसिक वेरिएबल्स एंड नॉन जीरो पॉजिटिव वेरिएबल्स, ऐसे कुछ हमने देखा था। तो यहाँ पे 3 उन्होंने क्लियरली कहा है कि एक्स बेसिस वेरिएबल है जहाँ पे वेरिएबल प्रेजेंट होता है इन द बेसिस, देन बी सॉल्यूशन वैल्यू है या क्वांटिटी ऑफ बेसिक वेरिएबल है, और सी कंट्रीब्यूशन और प्रॉफिट ऑफ बेसिस वेरिएबल है। तो ये जो बेसिस वेरिएबल है ये हमारे लिए सॉल्यूशन में पता चलेगा कि एक्चुअली ये कैसे काम आता है। देन आइटरेशन है, इट refers to the repetition of steps so as to obtain closer approximation to the solution of problem. So iteration is nothing but the repetition of steps or repetition of tabular format. Then this is something new for all of us, that is Cj, a row in the simplex table which contains the coefficient of the variables. ठीक है, Cj जो है एक सिंप्लेक्स टेबल है जहाँ पे कोएफिशिएंट कंटेन होते हैं। अब ये कोएफिशिएंट या फिर Cj कैसे निकाला जाता है, ये हमारे जो ऑब्जेक्टिव फंक्शंस है उनके जो वैल्यूज है वो हम Cj में लिखते हैं, ठीक है। और वो प्रॉफिट या कंट्रीब्यूशन होता है हर एक वेरिएबल का हमारे ऑब्जेक्टिव फंक्शंस में। तो सिंपल याद रखना, अगर सीजे हमें टैबुलर फॉर्मेट में लिखना है तो ऑब्जेक्टिव फंक्शंस में हमें स्लैक वेरिएबल्स को ऐड करना है और उनके जो वैल्यूज है वो हमें लिखने हैं। वो कैसे लिखने हैं वो हम टेबल जब देखेंगे तो और क्लियर आइडिया हमें मिलेगा। देन zj row, a row in the simplex table whose elements represents the decrease in the value of objective functions. ऑब्जेक्टिव फंक्शंस के जो वैल्यूज है उसमें जो डिक्रीज होता है वो हमें डिनोट करता है। और वो कहते हैं कि इफ वन यूनिट ऑफ दैट वेरिएबल इज ब्रॉट इन द सॉल्यूशन इट इज अ शैडो प्राइस रो। तो अगर कोई भी यूनिट ऑफ वेरिएबल अगर हम लेकर आते हैं जेड में तो वो है शैडो प्राइस रो, ठीक है। तो जेड रो को हम शैडो प्राइस रो भी कहते हैं। देन एक है कोएफिशिएंट j इज इक्वल टू ट्रायंगल j इज इक्वल टू cj माइनस zj। अब ये क्या है, अ रो इन द सिंप्लेक्स टेबल whose elements represents
नेट इंक्रीज इन द ऑब्जेक्टिव फंक्शन। सिर्फ जेड जे लिखेंगे तो वो डिक्रीज होगा, लेकिन सी जे माइनस जेड जे लिखेंगे तो वो नेट इंक्रीज होगा ऑब्जेक्टिव फंक्शन में। और यहाँ पे पॉजिटिव वैल्यू होगा, ट्राइंगल जे इंडिकेट करता है गेन और increase in profit, and negative value of a triangle J indicates decrease in profit or loss. It is also known as index row और net evaluation row। तो इस ट्राइंगल J को हम इंडेक्स रो या फिर नेट इवैल्यूएशन रो भी कहेंगे। तो ये तीन चीज हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हमने ऑलरेडी इसमें 2 लेक्चर्स इन्वेस्ट किए हैं और ये थर्ड लेक्चर हम फाइनली कुछ पॉजिटिव रिजल्ट लेकर जाएंगे और ये फाइनल होगा हमारा, क्योंकि इसके आगे कोई चेंजेस नहीं होंगे। देन कुछ की कॉलम है जो हमने कल भी देखा था, एंटरिंग कॉलम एंड एग्जिट कॉलम करके, ठीक है। Then a column with largest positive index number, that is the variable which has maximum positive value, is called as incoming variable for the next table। हमने पहले स्लाइड्स में पढ़े थे कि वो नेगेटिव होगा करके, बट यहाँ पे अपने टेक्स्ट बुक के हिसाब से, अपने सिलेबस के हिसाब से इन्होंने कहा है कि ये जो लार्जेस्ट पॉजिटिव इंडेक्स नंबर है वो हमारे लिए होगा, which has maximum positive what सी जे माइनस जेड जे वैल्यू, ठीक है। ये की ये सी जे और जेड जे को माइनस करेंगे तो जो वैल्यू आएगा वो की कॉलम का वैल्यू मिलेगा। फॉर द नेक्स्ट सिंपलेक्स टेबल दिस वेरिएबल विल एंटर द बेसिस एंड रिप्लेस वन ऑफ द एग्जिस्टिंग बेसिस वेरिएबल, ठीक है। सो की कॉलम इज नथिंग बट मैक्स प्लस ट्राइंगल। देन की रोज भी है हमारे पास। द की रो इंडिकेट्स द वेरिएबल दैट विल लीव द बेसिस इन ऑर्डर टू मेक रूम फॉर द इनकमिंग वेरिएबल। सो हमारा जो इनकमिंग वेरिएबल है उसके लिए ये की रो है जो एक रूम क्रिएट करेगा। एंड रिप्लेसमेंट रेशियो जो है इनसे हम फाइंड आउट कर सकते हैं, डिवाइड द एलिमेंट इन द सॉल्यूशन कॉलम बाय द करस्पॉन्डिंग एलिमेंट इन द की कॉलम। सो रेशियो कॉल कैलकुलेट करने के लिए हमारे लिए की कॉलम जो है उसको डिवाइड, बी को हम डिवाइड करेंगे की कॉलम से, ठीक है। देन की रो इज इक्वल टू मिनिमम प्लस रेशियो, जो मिनिमम रेशियो रहेगा वो हमारे लिए की रो रहेगा, ठीक है। और की कॉलम जो रहेगा वो मैक्सिमम ट्राइंगल रहेगा, ठीक है। तो ये दो चीजें हमने पहले के लेक्चर्स में टैबुलर फॉर्मेट में हमने ये की कॉलम एंड की रोज समझे थे, दैट इज इनकमिंग वेरिएबल एंड एग्जिस्टिंग वेरिएबल और आउटगोइंग वेरिएबल, ये हमने देखा था। नाउ समथिंग, देयर इज अ की एलिमेंट, इट इज द एलिमेंट एट द इंटरसेक्शन ऑफ की रो एंड की कॉलम। अगर आपको लग रहा है कि सर बहुत फास्ट जा रहा है, थोड़ा स्लो जाइए, तो प्लीज रेज योर हैंड और डीएम। अगर आपको स्पीड ओके लग रहा है कि सर चलेगा, भगाइए, बिकॉज हम प्रैक्टिस करना है, तो वो भी आप बता सकते हो। सो की एलिमेंट है, इट इज द एलिमेंट एट द इंटरसेक्शन ऑफ की रोज एंड की कॉलम। की एलिमेंट जो है वो इंटरसेक्शन है हमारे की रोज एंड की कॉलम का, ठीक है। Then slack variable, you all know, variable represents an idle or unutilized resource represented by constraint. It is added to the LHS, that is left hand side of a less than or equals to constraint, to convert it into standard form। standard form में convert करना मतलब equalize करना, जो less than greater than signs है उसे equal sign में convert करना। देन सरप्लस वेरिएबल भी आपको पता है कि कोई भी चीज एक्सेस में है तो उसे हम डिडक्ट करेंगे, सब्सट्रैक्ट करेंगे फ्रॉम आवर लेफ्ट हैंड साइड और ग्रेटर देन और इक्वल्स टू कंस्ट्रेंट to convert it in the standard format। Then artificial variable है, ये एक fictitious variable है, it is added to the left hand side of a greater than or equals to constraint to convert it in standard format, ठीक है। तो standard format में convert करने के लिए हम artificial variables भी add करते हैं। Then non basis variable है, in simplex table means the variable which are not on the basis of that table। ये ऐसा वेरिएबल जो टेबल के बेसिस में नहीं है, एंड दीज वेरिएबल्स आर नॉट अ पार्ट ऑफ पर्टिकुलर सॉल्यूशन। तो ये जो पॉइंट या कंसेप्ट है वो हम जब सॉल्व करेंगे तभी हमें नॉन बेसिस वेरिएबल समझेगा। नाउ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, स्टेप्स इन सिंप्लेक्स एल्गोरिथम मेथड। सो फॉर टू कंस्ट्रेंट और फॉर टू रिसोर्सेस, मैक्स maximize z is equal to 50x1 plus 20x2। सब्जेक्ट टू कंस्ट्रेंट हम निकालेंगे 20x1 plus 10x2 लेस देन इक्वल्स टू 500। कंस्ट्रेंट नंबर 1 हो गया। 50x1 plus 50x2 is less than equals to 300। कंस्ट्रेंट नंबर 2 हो गया। देन x1 x2 is greater than equals to 0। ये हमारे क्वेश्चंस है, ठीक है। हमने जो पिछले प्रेजेंटेशंस के थ्रू हमने पढ़ा था
कभी भी हमारे लिए ऐसा ही कुछ क्वेश्चन दिया गया था, बट वहाँ पे वेरिएबल्स या कंस्ट्रेंट जो थे वो 3 थे। अब यहाँ पे कंस्ट्रेंट 2 है, तो 2 कंस्ट्रेंट है तो स्लैक वेरिएबल्स कितने आएंगे? 2 ही आएंगे, ठीक है। तो S1 और S2, so convert the LPP into standard for using slack variable। हमें जो LPP है उसे कन्वर्ट करना है स्टैंडर्ड फॉर्मेट में। तो कैसे करेंगे? 2x1 प्लस 10x2 प्लस S1, बिकॉज ये जो 2x1 और x2 है वो लेस देन है, ये x1 प्लस x2 जो है वो 500 को यूटिलाइज नहीं कर रहे पूरे के पूरे। तो हमने वहां पे स्लैक वेरिएबल डाला और कहा कि अब 500 का जो यूनिट है वो पूरा का पूरा इस्तेमाल होगा। तो कोई भी कमी नहीं है और सब इक्वल है। 50x1 plus 50x2 plus S2, that is slack variable 2, is equal to 300. So S1 and S2 are slack variable, unutilized capacity, their profit coefficient is 0. So profit coefficient 0 है तो वहां पे वैल्यू कुछ नहीं आएगा। Therefore the standard LPP for above would be, देखिए अब ये नया चीज है, नया स्टेप है, हमें ऑब्जेक्टिव फंक्शन हमें फिर से लिखना है 50x1 प्लस 20x2 प्लस 0s1 प्लस 0s2। क्यों? क्योंकि हमारे ऑब्जेक्टिव फंक्शन में हमने दो आर्टिफिशियल वेरिएबल डाले हैं, स्लैक वेरिएबल हमने ऐड किया है और उनके वैल्यूज क्या होंगे? प्रॉफिट कोएफिशिएंट इज 0, तो 0s1 प्लस 0s2 एंड सब्जेक्ट टू कंस्ट्रेंट हम फिर से लिखेंगे, दैट इज 20x1 प्लस 10x2 प्लस s1 इज इक्वल टू 500, 50x1 प्लस 50x2 प्लस s2 इज इक्वल टू 300। ठीक है, तो आप डायरेक्टली आपका जो सॉल्यूशन है यहाँ से शुरू ना करते हुए आप यहाँ से शुरू कर सकते हो सब्जेक्ट टू कंस्ट्रेंट से, जो हमने फिर से लिखा है ऑब्जेक्टिव फंक्शन एंड सब्जेक्ट टू कंस्ट्रेंट्स। तो इस तरीके से हमारा स्टेप नंबर 1 खत्म हो जाता है एंड देन स्टेप नंबर 2। अब आप बोलोगे सर ये सी एक्स बी तो था नहीं हमारे पिछले एग्जाम्पल में, पिछले इलस्ट्रेशन में। तो वो था नहीं और वो शॉर्टकट मेथड से, वो कुछ अलग मेथड से उन्होंने सॉल्व करने की कोशिश की। जब मैंने फिर से उसको दूसरे क्लास को पढ़ाने की कोशिश की, तब जब टेक्स्ट बुक रेफर किया तो समझा कि कुछ तो गड़बड़ है एंड दैट प्रेजेंटेशन और दैट स्लाइड इज नॉट अप टू द रिक्वायरमेंट, जो हमारे रिक्वायरमेंट के हिसाब से नहीं है। हालांकि वो बहुत इजी है और उनके 2-4 स्टेप्स बहुत इजी है और सॉल्यूशन निकल जाता है 2 ही टेबल में, बट दैट इज नॉट एज पर आवर सिलेबस और मे बी रिक्वायरमेंट। तो इसलिए हमने वी केम बैक टू आवर टेक्स्ट बुक। सो सिंप्लेक्स टेबल नंबर 1 या फिर इनिशियल टेबल, सो प्रिपेयर अ स्ट्रक्चर ऑफ सिंप्लेक्स टेबल फॉर 2 कंस्ट्रेंट। तो सीजे हमारे पास है, ठीक है। सीजे हमारा क्या होगा? x1 x2 s1 s2 के जो वैल्यूज है वो होंगे, ठीक है। तो जैसे x1 है तो यहाँ पे 50 आएगा, x2 है तो यहाँ पे 20 आएगा, ठीक है। एंड देन x2 के जगह में वो आएगा 20 एंड s1 के जगह में 0, s2 के जगह में 0, बिकॉज वो ऑलरेडी दिया हुआ है। एंड देन C00 x1 हमारे लिए क्या है? स्लैक वेरिएबल्स s1 s2 है। देन b का वैल्यू हम डिराइव करेंगे और x1 x2 s1 s2 के वैल्यूज को हमें लिखना है और रेशियो का कॉलम आएगा, ठीक है। सॉल्यूशन का भी कॉलम आता है। देन ZJ का कॉलम है यहाँ पे एंड ट्राइंगल ZJ माइनस CJ माइनस ZJ। So put all the coefficient and calculate ZJ and triangle CJ minus ZJ after the simplex table. It will look like this। मतलब अभी आने वाला टेबल जो है वो इस तरीके से दिखेगा। So ये हमारे लिए फॉर्मेट है। ये फॉर्मेट आप कम से कम 5 से 10 बार ट्राई कीजिए। पहले तो 5 बार आप देख कर लिखिए, उसके बाद आपको धीरे धीरे आदत हो जाएगा और ये टेबल याद रखेंगे। अभी नहीं तो जब अगर आप एमबीए करोगे या फिर अगर आप मार्केटिंग स्ट्रीम में जा रहे हो, फाइनेंस में जा रहे हो, ठीक है, तब आपको ये बहुत ज़्यादा काम आने वाला है। हो सकता है आप किसी ट्रांसपोर्टेशन इंडस्ट्रीज में काम करने के लिए हो या फिर किसी मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज में हो काम करने के लिए, यू नेवर नो कि सिंप्लेक्स टेबल आपको कभी ना कभी यूज होगा। सो इस तरीके से हमारा जो सिंप्लेक्स टेबल है वो भरेगा, मतलब वहाँ पे इनपुट्स आएंगे। सो
x1 is 50, x2 is 20, s1 is 0 and s2 is 0. अब b is nothing but your solution. हम देखते थे ना solution 500, 300, फिर बाद में वो रेशो निकलता था, ठीक है। तो ये रेशो को उन्होंने नाम दिया है रिप्लेसमेंट रेशियो, ठीक है। अब x1 का जो वैल्यू है वो हमारे पास ऑलरेडी कंस्ट्रेंट में है, तो 20x1 है प्लस 10x है 2 है प्लस S1 है, ठीक है। ये हमारा कंस्ट्रेंट नंबर 1 हो गया। एंड सेकंड कंस्ट्रेंट में 50x1 प्लस 50x2, S1 नहीं है तो 0 होगा और S2 है हमारे पास तो 1 हो जाएगा, ठीक है। ये हमारे पास ऑलरेडी गिवन है, तो ये 50 दिया हुआ है, 20 दिया हुआ है, 50 दिया हुआ है, अगेन 20, 10, 50 ऑलरेडी दिया हुआ है, देन 1 एंड 1 ऑलरेडी दिया हुआ है, एंड देन बी में जो सॉल्यूशन है हमारा 500 एंड 300, बेसिकली ये रिसोर्सेस हैं हमारे, ठीक है। तो 500 और 300 रिसोर्सेस हमें ऑलरेडी दिए गए हैं। अब कैलकुलेशन ऑफ ZZ कैसे करना है, ठीक है। तो कैलकुलेशन ऑफ ZZ देखिए उन्होंने अलग टेबल फॉर्मेट बनाया है। तो ZZ इज इक्वल टू C कॉलम इनटू ईच वेरिएबल कॉलम। तो जब आप इनिशियल बेसिक या फिर इनिशियल टेबल बनाओगे या फिर इनिशियल फिजिबल सॉल्यूशन टेबल बनाओगे तो ZZ जो है हमेशा 0 होगा, बिकॉज हमें मल्टीप्लाई करना है उसको हमारे कंट्रीब्यूशन से, दैट इज C कॉलम से। तो हम क्या करेंगे, 20 इंटू 0 becomes 0, राइट, प्लस 50 इंटू 0 becomes 0। तो प्लस क्या करेंगे, कुछ नहीं, 0 प्लस 0 0। तो यहाँ पे हमारा जो ZZ कॉलम में पहला जो आएगा आंसर वो 0 होगा। एंड 10 इंटू 0 विल बी 0, 50 इंटू 0 विल बी 0, तो 0। अगर यहाँ पे एक समझिए एक वैल्यू होता तो 20 इंटू 1 20 आंसर आता, देन 50 इंटू 1 50 आंसर आता, एंड हमारा जो ये 0 लिखा है यहाँ पे उसके जगह पे हमारे पास आंसर आता 70, ठीक है। तो ZZ कॉलम जो है हम इस तरीके से डिराइव करेंगे, वी विल मल्टीप्लाई ईच वेरिएबल कॉलम विद C, दैट इज कंट्रीब्यूशन कॉलम, ठीक है। देन आगे बढ़ते हैं एंड कैलकुलेट करते हैं CJ माइनस ZZ। अब CJ माइनस ZZ कैसे करना है, तो सब्सट्रैक्ट CJ वैल्यू फ्रॉम ZZ वैल्यू। तो देखिए सब्सट्रैक्ट CJ कॉलम हमारा यहाँ है, ZZ हमारा यहाँ है, तो 50 माइनस 0 बिकम्स 0, 20 माइनस 0 बिकम्स 0 एंड 0 0 0 0, 0 माइनस 0 0 प्लस 0 0 इंटू 0 0 डिवाइडेड बाई 0 0, ठीक है। तो 0 का कोई भी आंसर आप लोगे तो 0 आएगा, ठीक है। यहाँ पे इन्होंने फिर से एक टेबल फॉर्मेट में हमें बताया ट्रायंगल x1 x2 s1 s2, that is coefficient basically, so 50 minus 0 50, 20 minus 0 20, 0 minus 0 0 minus 0। तो हमने क्या क्या कैलकुलेट किया, हमने पहले सबसे पहले ZZ कैलकुलेट किया, ठीक है, और दूसरा हमने CJ माइनस ZZ कैलकुलेट किया, और ऑलमोस्ट सभी चीजें हमें दी गई है क्वेश्चन में, इक्वेशंस में, कंस्ट्रेंट के नाम पे, ऑब्जेक्टिव फंक्शंस के नाम पे। इतना क्लियर होना चाहिए सबको बेसिक। देन हम अभी आगे बढ़ेंगे और अब इन्होंने हिंट दिया है, देखिए इन एनी सिंप्लेक्स टेबल 1 ओनली, ठीक है। कोई भी सिंप्लेक्स टेबल जब आप सॉल्व करोगे तो सबसे पहला जो टेबल है उसी में, सिर्फ उसी में द वैल्यू ऑफ C एंड ZZ विल ऑलवेज बी 0। जो C है कंट्रीब्यूशन है और ZZ है वो ऑलवेज 0 रहेगा। तो ये हमें मान के चलना है कि दोनों का वैल्यू हमेशा 0 ही आएगा। देन कैलकुलेट रिप्लेसमेंट रेशियो और रेशियो। फर्स्टली क्या करना है, सेलेक्ट द हाईएस्ट वैल्यू फ्रॉम CJ माइनस Z से। CJ और ZJ में से हमें हाईएस्ट वैल्यू लेना है, ठीक है। हाईएस्ट वैल्यू क्या है वहां पे, हाईएस्ट वैल्यू है हमारे पास 50, और उसे हमें कॉलम बॉक्स में लेना है, ठीक है। सो नोन एज कॉलम बॉक्स, हमें उसे कॉलम बॉक्स समझना है। अब सेकेंड फॉर्मूला क्या है हमारे पास, रेशियो इज इक्वल टू बी अपॉन की कॉलम। सो की कॉलम हम देखेंगे क्या है,
देखिए हमारे यहाँ पे जो कोएफिशिएंट Cj माइनस Zj है वो है 50 मैक्सिमम है, ठीक है? उन्होंने क्लियरली बोला है कि आपके पास जो Cj माइनस Zj है, उसका जो मैक्सिमम या हाईएस्ट वैल्यू है वो लेना है और उसको डिवाइड करना है। उसे बेसिकली हम कहेंगे की कॉलम और उसे हम डिवाइड करेंगे अलग-अलग वेरिएबल से, दैट इज़ S1 से और S2 से, ठीक है? तो देखिए 500 500 डिवाइडेड बाय 20, ठीक है यहाँ पे, एंड देन 300 डिवाइडेड बाय 50। अगर हमारा हाईएस्ट वैल्यू x2 का होता, ठीक है, समझिए 20 के जगह में 70 होता तो हम क्या करते, 500 डिवाइडेड बाय 10 एंड 300 डिवाइडेड बाय 50, ऐसा हम करते और हमारा जो रेशियो है वो आ जाता। तो रिप्लेसमेंट रेशियो क्या आ जाता, अगर 70 का वैल्यू लेते तो रिप्लेसमेंट रेशियो 50 आ जाता एंड यहाँ पे रिप्लेसमेंट रेशियो कैलकुलेशन के हिसाब से कुछ अलग आता, ठीक है। सो इस तरीके से जब हमने रिप्लेसमेंट रेशियो लिया 50, ठीक है, तो हमारा यहाँ पे कुछ आंसर आएगा 25 एंड 6। तो 25 एंड 6 हमारा जो है रेशियो आ गया और वो रेशियो को हम क्या करेंगे यहाँ पे डिनोट करेंगे। और थर्डली पुट लीस्ट वैल्यू और दैट इज 6 इन बॉक्स नोन एज की रेशियो, ठीक है। तो हमने की रो लिया और हमने की रेशियो भी लिया, तो हमें मिला की कॉलम। की कॉलम x है हमारा, की रो S2 है और की एलिमेंट जो है हमारा 50 हो गया। और ये हमें जैसे इन्होंने ड्रॉ किया है वैसे हमें ड्रॉ करना ज़रूरी है, ठीक है? हर एग्ज़ाम में, हर सॉल्यूशन में हमें ये ड्रॉ करना है। अगर ऑफलाइन एग्ज़ाम होता है तो वेल एंड गुड और तभी आपको ये प्रैक्टिस रखना है, ठीक है? तो हमारे लिए जो 50 है वो की एलिमेंट हो गया। देन इसके बाद स्टेप नंबर 5 है प्रिपेयर सिम्प्लेक्स टेबल 2। अब सिम्प्लेक्स टेबल 2 हमें लेना है, हमारे पास की एलिमेंट है, ठीक है? अब ये की एलिमेंट कौन से रो से आया है? S2 से आया है, ठीक है? कौन से कॉलम से आया है? X1 से आया है। तो अब हम क्या करेंगे? S2 को जो है रिप्लेस करेंगे, ठीक है? अब ज़रा-सा मैं थोड़ा एनोटेशन का इस्तेमाल और ज़्यादा करता हूँ। देखिए यहाँ पे की कॉलम हमारे पास है X1, की रो है S2 एंड की एलिमेंट है 50 और ये आ गया रन आउट ऑफ टाइम। सो लास्ट 10 मिनट्स फटाफट फिर से इस बार भी हाफ होगा बट अच्छे तरीके से समझ में आएगा आपको ये वाला एग्जाम्पल। तो हमने क्या किया, हमारे पास यहाँ पे देखिए पहले S2 लिखा होता था, अब वो S2 रिप्लेस हो गया। कैसे रिप्लेस हो गया? बिकॉज़ की रो जो है S2 है, तो S2 के जगह पे अब हम क्या करेंगे, की कॉलम का वैल्यू लिखेंगे, ये वाले कॉलम का वैल्यू, ठीक है? और हमने लिख लिया ये वाले कॉलम का वैल्यू। जब हमने की रो को रिप्लेस किया की कॉलम से, तो की एलिमेंट क्या करेंगे? हम कंट्रीब्यूशन में की एलिमेंट का वैल्यू लिखेंगे जी। और यहाँ से हमारी दूसरी टेबल की शुरुआत हो जाती है। हमारे पास सीजे का वैल्यू जो है वो ऑलरेडी दिया गया है 50, 20, 0, 0, 0, ठीक है? अब हमें आगे जो है फिर से कुछ और कैलकुलेशन करना है, एंटरिंग वेरिएबल लेना और लीविंग वेरिएबल लेना है। तो x1 इज़ एन एंटरिंग वेरिएबल एंड s2 इज़ एन लीविंग वेरिएबल। कैसे? क्योंकि s2 जो है यहाँ से निकल गया और x1 जो है यहाँ पे आ गया इस x कॉलम में और हमने यहाँ पे कंट्रीब्यूशन में उसका जो एलिमेंट है वो हमने यहाँ पे डिनोट कर लिया। देन इस तरीके से हमने ये नया टेबल बनाया। तो कैलकुलेट न्यू वैल्यूज फॉर की रोज। अब हमें क्या करना है, की रोज के लिए नया कैलकुलेशंस लेना है फॉर्मूला यूज करके। फॉर्मूला क्या है? न्यू वैल्यू इज इक्वल टू ओल्ड वैल्यू दैट इज S2 का जो वैल्यू है डिवाइडेड बाय की एलिमेंट। की एलिमेंट हमारे पास क्या है? 50।
So 300 divided by 50 comes to 60. 50 divided by 50 comes to 1. 50 divided by 50 comes to 1. 0 divided by 50 comes to 0 and 1 divided by 50 comes to 1 upon 50, क्योंकि वो डिवाइड होने के जैसा नहीं है। ठीक है, 300 कहाँ से आए जी? हमारे पास ऑलरेडी रेशियो में थी, 50 हमारे इक्वेशंस में है, 50 हमारे इक्वेशन में है। ठीक है, तो इस तरीके से हमने ये कैलकुलेशंस लिए। देखिए जी, ये जो है ना, ये हमारा कॉलम 300, ठीक है, और 300 को हमने डिवाइड किया 50 से, क्योंकि ओल्ड वैल्यू क्या है S2 का। ठीक है, S2 का जो ओल्ड वैल्यू है वो हमें लेना है और हमें डिवाइड करना है उसे की एलिमेंट से। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे अभी फिर से ये है की एलिमेंट 50 एंड देन S2 का जो ओल्ड वैल्यू है, तो यहाँ से B से शुरू करेंगे तो 300 डिवाइडेड बाय 50, 50 डिवाइडेड बाय 50, 50 डिवाइडेड बाय 50, 0 डिवाइडेड बाय 50 एंड 1 डिवाइडेड बाय 50। कितना क्लियर है? ठीक है, तो हमने देखा की कॉलम, की रो, की एलिमेंट, उसको रिप्लेस कर दिया, x2 को x1 से, कंट्रीब्यूशन में की एलिमेंट का वैल्यू डाला। अब नया वैल्यू कैलकुलेट करते हैं हम लोग, कैलकुलेट न्यू वैल्यू फॉर की रोज। ठीक है, ये अब हमने कैलकुलेट कर लिया। आफ्टर इट टेबल विल लुक लाइक दिस। तो हमारा जो आंसर है, नया टेबल जो सेकंड टेबल बनेगा वो इस तरीके से बनेगा। अब आप बोलोगे सर S1 का वैल्यू कहाँ से निकालेंगे? तो उसके लिए स्टेप नंबर 7 हमारे लिए दिया है। सो कैलकुलेट न्यू वैल्यू फॉर नॉन की रो। ठीक है, फॉर कैलकुलेटिंग वी यूज फॉर्मूला। अब ओल्ड वैल्यूज हमारे पास थे, ओल्ड वैल्यूज से हमने नए वैल्यूज निकाले। ठीक है, सो फिर से एक्स S1 के लिए हमें नए वैल्यूज लेने हैं। सो न्यू वैल्यूज इज इक्वल टू ओल्ड वैल्यूज, corresponding key column value into new value of key rows, corresponding key column value into new value of key rows। तो old values क्या थे हमारे पास? B में हमारे पास 500 था। ठीक है, corresponding key column जो है वो है 20। ठीक है, corresponding key column सबके लिए 20 है और वो हम नए जो वैल्यूज है उससे हम डिवाइड करेंगे। करस्पॉन्डिंग मतलब ये जो x2 का 20 है वो है हमारे लिए। ठीक है, एक बार फिर से देख लेते हैं करस्पॉन्डिंग कॉलम 20 के बारे में। अब यहाँ से हमने S2 रिप्लेस किया है, तो हमारे लिए जो करस्पॉन्डिंग का कॉलम जो है वो 20 यहाँ से आ जाएगा। सो करस्पॉन्डिंग की कॉलम x1 ऑलरेडी हमने लिया है, तो बचा कौन सा अभी हमारे पास? x2। तो x2 का जो कॉलम वैल्यू है वो है 20, तो 20 इंटू 6। ठीक है, 120 आएगा। माइनस 120 को हम माइनस करेंगे 500 में से, तो बचेगा 380। वो फिर 20 का जो वैल्यू है, ठीक है, वो हम लेंगे 20x1 इंटू 20 इंटू 1। ठीक है, वैल्यू आएगा हमारे पास 10, 20 इंटू 1, 1, 20 इंटू 1, देन 0, 20 इंटू 1/5। इस तरीके से हमारा जो कैलकुलेशन है वो आगे बढ़ता जाएगा। ठीक है, तो स्टेप नंबर 7 के बाद हमारा जो आंसर है, हमारा जो टेबल है, सेकेंड टेबल का कंटिन्यूएशन इस तरीके से होगा। ठीक है, और स्टेप 8 में हमें फिर से ZJ कैलकुलेट करना है और CJ कैलकुलेट करना है और उसके बाद हमारा जो सिंप्लेक्स टेबल है वो इस तरीके से आएगा। और यहाँ पे हमने कोई भी अभी रेशियो नहीं निकालना है। ठीक है, तो फाइनली हमारा जो टेबल है, सेकेंड टेबल, इस तरीके से दिखेगा और उसका जो सी कॉलम और वेरिएबल्स का जो कैलकुलेशन है वो हमने यहाँ पे देखा। और कोई भी पॉजिटिव नहीं है, तो हमारे पास जो ऑप्टिमल सॉल्यूशन है वो यहाँ पे हमें अगले लेक्चर में हम वो पढ़ेंगे कि कैसे कैलकुलेट हुआ। ठीक है, और उसके बाद कंसिडरेशन है फॉर 3 कंस्ट्रेंट का एक एग्जांपल है सिंप्लेक्स मेथड का, वो भी हम शुरू करेंगे अगले लेक्चर में। अभी तक यहाँ पे कोई भी किसी को डाउट है तो यू कैन रेज, वी हैव 3 मिनट्स मोर। और ये 3 मिनट में कोई भी अगर आपको डाउट है तो आप वो डाउट हमें बता सकते हैं और डिस्कस कर सकते हैं। अगर नहीं है तो फिर लेक्चर यहाँ पे वाइंड अप करेंगे और
अगले लेक्चर में इसे कंटिन्यू करेंगे और 3 वेरिएबल्स के हम एग्जांपल देंगे। सो इफ यू हैव एनी डाउट यू कैन शूट योर मैसेज इन चैट बॉक्स।